नमस्कार। आज एक नए चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेन के सवाल। ट्रेन का सवाल जनरली वैसे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट है, लेकिन अरिथमेटिक में इसे अलग एक सेपरेट सेगमेंट में रखा गया है और उसके पीछे कुछ कारण है जो कि टाइम एंड डिस्टेंस से थोड़ा सा अलग रखता है ट्रेन के सवालों को। अक्सर ये ट्रेन के जो क्वेश्चंस होते हैं, तकरीबन सभी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और ये कई सारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा टफ क्वेश्चन जो रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उस श्रेणी में आता है। तो हम देखते हैं कि ट्रेन के सवाल के जो बेसिक कंसेप्ट है, यदि आपका वो क्लियर है तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, लेकिन यदि क्लियर नहीं है तो ये अपने माइंड के ऊपर से निकल जाएगा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। आज कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए ये वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। यदि हम इसके फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर कर लेते हैं तो आने वाले वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो देखिए, चैप्टर में सबसे पहले हम ट्रेन में देखते हैं कि स्पीड। ट्रेन के सवाल में एक बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में स्पीड दिया रहता है, ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में पूछता है, या क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है स्पीड और हमसे ऑप्शन में जो दिया गया होता है जिसमें हमको चूज करना होता है वो मीटर पर सेकंड में होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि यदि क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में है, ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें आंसर किलोमीटर पर आवर में निकालना है। जो मीटर पर सेकंड की स्पीड क्वेश्चन में दी गई है उसको हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। उसी तरीके से यदि इसका वाइस वर्सा है कि किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन में है और आंसर में मीटर पर सेकंड में है, तो हमें आंसर के हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दैट मीन्स कि मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको किसी क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में, किसी क्वेश्चन में हो सकता है हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों ही केस में बहुत सिंपल है। एक फ्रैक्शन आप याद रखें, 5/18, 5/18, ये आप ध्यान रखिए 5/18 और इसका अपोजिट 18/5। कोई भी स्पीड दिया हुआ हो मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में, तो उस स्पीड में इन दोनों फ्रैक्शन में से किसी एक से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा वाला स्पीड हमारा निकल जाएगा। जो मीटर पर सेकंड में है तो हम किलोमीटर पर आवर में निकाल पाएंगे, किलोमीटर पर आवर में है तो हम मीटर पर सेकंड में निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन होता है कि कौन से यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करें, कौन से केस में 18/5 से। तो जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता था तो मुझे भी बहुत दिनों तक ये कंफ्यूजन था, किसी में 18/5 से करें, किसमें 5/18 से करें। फिर एक इसका जो आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, हर आदमी का एक समझने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो मैंने अपने माइंड में अप्लाई किया था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भी ये करेंगे तो आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। छोटी यूनिट कौन सी है? स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड छोटा है, किलोमीटर पर आवर बड़ा है। यहाँ मीटर में है, किलोमीटर में है, यहाँ सेकेंड में है, यहाँ आवर में है। मतलब ये छोटी यूनिट हम मान सकते हैं, ये बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे किलोमीटर को मीटर और आवर को सेकेंड में, मतलब बड़ी यूनिट है स्पीड की, उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जिसमें भी हमको कन्वर्ट करना हो, यदि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो ये दो फ्रैक्शन में जो बड़ा फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई हम कर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ 18/5 मीटर पर सेकेंड है, उसको किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करना है। तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए बड़े वाले फ्रैक्शन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। यहाँ बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो छोटा वाला जो फ्रैक्शन है 5/18 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो हमारा स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर वाला कन्वर्ट होकर मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। कैसे? जैसे किसी ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड दिया है क्वेश्चन में, ठीक है,
आंसर में आपसे पूछा है निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो हमको 20 मीटर पर सेकेंड को पहले किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमको बड़े वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, गुणित 18/5, ये 5 4 20 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। अब दूसरा वाला देखते हैं, किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, 5/18, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 3 5 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में। ये हमेशा आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। ऐसा मान के चले जैसे ही आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर आता है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि वो 72 किलोमीटर पर आवर नहीं है, हमारे लिए 20 मीटर पर सेकेंड है। ऐसे ही यदि 25 मीटर पर सेकेंड आता है क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो हमारे माइंड में कैलकुलेशन हो जाना चाहिए कि 25 मीटर पर सेकेंड नहीं है, वो हमारे लिए कितना है, 25 इंटू 18/5, 90 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन के सवाल में एक ये आता है कि जब ट्रेन एक डायरेक्शन में चल रहे हो, टाइम एंड डिस्टेंस में दो ही चीज निकालना होता है, आपके पास समय और स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, कि समय है स्पीड है तो लेंथ निकालना है, लेंथ और स्पीड दिया है तो समय निकालना है। अब ट्रेन के सवाल में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो लेंथ कैलकुलेशन के लिए है कि जब दोनों ट्रेन एक डायरेक्शन में चल रहा हो, जो ट्रेन ए से बी की तरफ जा रही है, दूसरी ट्रेन भी ए से बी की तरफ जा रही है। और एक क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन ये बनता है, एक ए से बी की तरफ जा रही है, दूसरी ट्रेन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जब ट्रेन एक डायरेक्शन में जाएगी तब, और जब ट्रेन विपरीत डायरेक्शन में जा रही है एक दूसरे के, तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा, कितना कवर करेगा, वो हमको कैलकुलेट करने आना चाहिए। अब सबसे पहले ये केस देखते हैं कि जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे, ये मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन का ये इंजन है और ये गार्ड का डब्बा है, ये मान लीजिए 100 मीटर लंबी ट्रेन है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। एक ट्रेन 100 मीटर लंबी है, ये इंजन का डब्बा है और ये लास्ट वाला गार्ड वाला डब्बा है। अब अपोजिट डायरेक्शन वाला कैसे आएगा, इधर से आएगा दूसरी पटरी पे, ये इसका इंजन का डब्बा हो गया आगे और ये गार्ड का, और ये मान के चलिए 50 मीटर लंबी है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अक्सर आप क्वेश्चन देखते होंगे कि जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो डिस्टेंस हमको मालूम होना चाहिए कि ये डिस्टेंस एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना कवर करेगी। डिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वैसे तो सिंपल है कि जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक दूसरे को क्रॉस करने में तय की गई दूरी दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है, जो कि इस केस में 100 और 50 150 मीटर है। मतलब ये ट्रेन और ये ट्रेन एक दूसरे को पूरी तरह से जब क्रॉस करेगी तो उस दरमियान तय की गई दूरी इन दोनों के डिस्टेंस 100 + 50 150 मीटर के बराबर होगा। अब आप इसको थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर करने के लिए आप सपोज कीजिए ये जो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, इसमें समय का कैलकुलेशन कब स्टार्ट होगा, जब पहले ट्रेन का इंजन और दूसरे ट्रेन का इंजन, ये इधर से आ रही है इधर से आ रही है, दोनों अलग अलग पटरी पे एक दूसरे के पैरेलल जब आ जाएंगे एक, तो यहाँ से टाइम काउंट होना चालू होगा कि ये दोनों का इंजन यहाँ मिला, उसके बाद एक ट्रेन उधर जाएगी एक इधर जाएगी। टाइम कब माना जाएगा पूरा क्रॉस हो गया, जब ये पोजीशन कन्वर्ट होके कैसे आ जाएगी, ये अगर ट्रेन ए है और ये बी है तो बी वाली ट्रेन की पोजीशन अगर ऐसी हो गई, ये आगे आ गया, ये इसका इंजन हो गया, ये इसका गार्ड हो गया बी, इसका लेंथ 50 मीटर था, ठीक है, ये इधर जा रही है, ये दूसरी ट्रेन का पोजीशन ऐसा बनेगा।
ये इसका गार्ड का डब्बा हो गया, ये इसका इंजन का, ये है 100 मीटर, ये इधर चली गई। जब टाइम स्टार्ट हुआ था जब ये दोनों का इंजन एक पैरेलल आए थे, और टाइम कम माना जाएगा एक दूसरे को क्रॉस किए हुए जब एक दूसरे का गार्ड का डब्बा पैरेलल आ जाएगा। अब गार्ड का डब्बा पैरेलल आया और इंजन का डब्बा जब पैरेलल आया था, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, दोनों ट्रेन ने मिलकर किया, ये वाली ट्रेन का 50 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, तभी ये माना जाएगा ना कि ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, पूरी तरह से क्रॉस कर लिया, क्योंकि ये ट्रेन का गार्ड का डब्बा लास्ट और इस ट्रेन का गार्ड का डब्बा लास्ट एक दूसरे के पैरेलल आ गए। इस दरमियान तय की गई दूरी कितनी हुई, 50 और 100, 150 मीटर। जो अपन ने स्टार्टिंग में कहा था कि जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो एक दूसरे को पूरी तरह से क्रॉस करने में तय की गई दूरी दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है, जो कि 150 मीटर है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड और इसका 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमने देख लिया कि लंबाई तो मालूम चल गया कि 150 मीटर हो गया। अब स्पीड क्या होगी दोनों की, एक की 20 है, एक की 10 मीटर पर सेकेंड है। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों ट्रेन के बीच में कुछ गैप होगा। अब इस गैप को एक सेकेंड में कितना ये कम कर देंगे, ये 20 मीटर चलेगा, ये 10 मीटर चलेगा, दोनों मिलके 30 मीटर चलेंगे एक सेकेंड में। इसका मतलब है कि जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो उन दोनों के स्पीड के बराबर होगा। इस केस में 20 मीटर और 10 मीटर 30 मीटर पर सेकेंड इनका स्पीड हो जाएगा। अब यहां सवाल आपसे यदि पूछा जाए कि एक ट्रेन जो कि 100 मीटर लंबी है, दूसरी ट्रेन जो कि 50 मीटर लंबी है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, पहली वाली ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे वाले की 10 मीटर पर सेकेंड है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पूरी तरह से कितने सेकेंड में क्रॉस कर जाएंगी। इस केस में आपने निकाल क्या लिया, 150 मीटर लेंथ निकाला, क्रॉस करने में तय की गई दूरी। स्पीड दोनों का अपोजिट डायरेक्शन के केस में क्या आया था, 30 मीटर पर सेकेंड। अब 150 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, किस स्पीड से कवर कर रहा है वो, 30 मीटर पर सेकेंड से। कितने देर में क्रॉस कर लेंगे, जितना डिस्टेंस है 150, जितना स्पीड है उससे डिवाइड कर दीजिए। ये 5 सेकेंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पूरी तरह से क्रॉस कर लेगी। ठीक है, क्लियर है अपोजिट डायरेक्शन का। अब नेक्स्ट देखते हैं जब दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस केस में क्या होगा। इस केस में क्या पोजीशन बनेगी वो अपन देखते हैं। यहां पे ये वाली ट्रेन जो पहले केस में भी था, ये इंजन, ये गार्ड, ये 100 मीटर, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, दूसरी ट्रेन ये मान के चलिए इधर से आ रही है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आ रही है। इसको अपन अपोजिट डायरेक्शन वाला मिटा देते हैं। इस ट्रेन का इंजन, इस ट्रेन का गार्ड, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये 100 मीटर है, ये 50 मीटर। ओके, दो ट्रेन जिसमें से एक की लंबाई 100 मीटर है, दूसरे की 50 मीटर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो इसमें क्रॉस तब होगा जब एक ट्रेन की जो स्पीड है दूसरे से ज्यादा होगी। अब मान लीजिए हमने स्पीड इस केस में जोड़ लेते हैं, कितना इसका रख लेते हैं, इसका 50 मीटर पर सेकंड रखते हैं स्पीड, और इस केस में इसका कितना रखते हैं अपन, 20 मीटर पर सेकंड। 20 नहीं, इसका 50 रखते हैं, उसका 20 रखते हैं, क्योंकि फोटो हमने इसका पीछे वाले का जो बनाया वो उसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए तभी वो क्रॉस करेगा। 50 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड रख लेते हैं अपन 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है।
इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, ये केवल फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए अपन एक एग्जांपल देख रहे हैं। दो ट्रेन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। एक की लेंथ 100 मीटर है, दूसरे की लेंथ 50 मीटर है। एक का स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे का 20 मीटर पर सेकेंड है। तो सवाल में अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक दूसरे को क्रॉस कितने सेकेंड में कर लेगी, अब इस केस में क्रॉस कौन सा करेगा? दूसरी वाली ट्रेन जिसकी स्पीड ज्यादा है, नेचुरली वही इसको क्रॉस करेगी। ज्यादा स्पीड है वो आगे निकल जाएगा। अब आगे निकलेगा तो पोजीशन कैसा बनेगा? ये ट्रेन जो है बी वाली ट्रेन, ये इसका इंजन, ये इसका गार्ड का डब्बा, ये 50 मीटर। दूसरी ट्रेन ऐसी पोजीशन में बनेगी, ये इसका इंजन का डब्बा और ये गार्ड का। जैसे हमने इसके पहले देखा था कि यहाँ पे टाइम काउंट कब करेंगे अपना? ये ट्रेन आगे चली जा रही है, जैसे ये ट्रेन पीछे जिसकी स्पीड ज्यादा है यहाँ पे आएगी, ये गार्ड का डब्बा और इसका इंजन का डब्बा जब पैरेलल होगा तब हम टाइम काउंट करना चालू करेंगे कि अब ये ट्रेन जो ज्यादा स्पीड में जा रही है वो इसको क्रॉस करना चालू कर रही है धीरे धीरे प्रति सेकेंड। ये कुछ इसको आगे कवर करते करते लास्ट में बिल्कुल जब इस पोजीशन में आ जाएगी कि पहली वाली ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर थी, स्पीड कम था, उसको पूरा क्रॉस करके दूसरा वाला जिसका स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड था, इस पोजीशन में आ जाएगा कि इंजन का डब्बा तो आगे निकल गया, गार्ड का डब्बा भी इसके इंजन के डब्बे के बिल्कुल पैरेलल आ गया है। और 1 सेकेंड या 1 सेकेंड के कुछ फ्रैक्शन के बाद आगे अगर वो बढ़ता है तो पूरी तरह से आगे निकल जाएगा। इसका और इसका कोई पार्ट एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये आगे निकल गया, तब ये माना जाएगा कि ये क्रॉस कर लिया। अब ये डिस्टेंस कितना कवर किया इस केस में? कितना डिस्टेंस कवर किया? ये 100 मीटर और ये 50 मीटर, मतलब 150 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। जो पिछले वाले क्वेश्चन में जब अपोजिट डायरेक्शन में था उस केस में भी डिस्टेंस 150 मीटर ही कवर किया था, इस केस में भी यही है। इसका मतलब यह है कि ट्रेन या तो अपोजिट डायरेक्शन से आए या दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, दोनों ही केस में लेंथ जो रहेगा जुड़ जाएगा, लंबाई जुड़ेगी दोनों ट्रेन की 100 मीटर और 50 मीटर। एक दूसरे को क्रॉस करने में डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा वो हमेशा प्लस होगा 150 मीटर। अब 150 मीटर डिस्टेंस तो अपना आ गया कि जो कवर करना है अगर एक दूसरे को क्रॉस करना है तो, लेकिन क्रॉस करने के लिए स्पीड कितना रहेगा? 50 रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को 50 मीटर 1 सेकंड में कवर क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि ये ट्रेन भी आगे चल रही है। ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है, रुकी हुई रहेगी तो निश्चित रूप से है कि ये ट्रेन 1 मिनट में 50 मीटर की दूरी इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको कवर करते हुए आगे निकल जाएगी। लेकिन ये भी ट्रेन चल रही है, ये भी चल रही है, तो दोनों के बीच में जो गैप है ये 50 वाली स्पीड वाली आगे जाएगी, वो पर सेकेंड कितना गैप कवर करेगी? 50 मीटर ये चलेगा तो 20 तो ये भी चलेगा ना, और दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का फासला जो आएगा 1 सेकेंड में कितना आएगा? 50 और 20 30, 50 - 20 मतलब 30 मीटर 1 सेकेंड में ये वाली ट्रेन जिसकी स्पीड ज्यादा है इससे आगे निकलेगी। हर 1 सेकेंड में 30 मीटर वो आगे निकलती जाएगी। दैट मीन्स कि जब दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो उनका स्पीड जो है उन दोनों के स्पीड के डिफरेंस के बराबर उसका रिलेटिव स्पीड आएगा। यहाँ 50 यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितना हो जाएगा इसका? दोनों का डिफरेंस 30, तो 30 5 सेकेंड। जब दो ट्रेन जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक की लंबाई 100 मीटर, दूसरे की लंबाई 50 मीटर, एक का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, दोनों जब एक डायरेक्शन में जाएगी तो जो स्पीड ज्यादा है जिस ट्रेन की
वो स्पीड वाली ट्रेन दूसरे ट्रेन को पूरी तरह से कितने समय में क्रॉस कर लेगी। तो केस इसमें डिस्टेंस प्लस हुआ 100 प्लस 50 150, स्पीड दोनों के स्पीड के बीच का डिफरेंस 50 माइनस 20 30 के स्पीड से 150 मीटर तय करना है, 5 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। तो हमारा जिस्ट क्या आता है कि जब दो ट्रेन चाहे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो या सेम डायरेक्शन में, एक दूसरे को क्रॉस करने में तय की गई दूरी हमेशा ही प्लस होगा। जो दोनों ट्रेन की लंबाई है वो हम ऐड कर देंगे। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड जो रहेगा दोनों के प्लस के बराबर होगा। अगर 20 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही तो रिलेटिव स्पीड दोनों का प्लस मतलब 50 मीटर पर सेकेंड आएगा। लेकिन जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो एक ट्रेन की जो स्पीड और दूसरे ट्रेन की जो स्पीड होगी उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस रिलेटिव स्पीड आएगा। मतलब डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा और स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा और सेम डायरेक्शन में डिफरेंस रहेगा उसका। ये तो कंसेप्ट हुआ दोनों ट्रेन हो तो, क्योंकि हमको इस बेसिक वाले चैप्टर में ये देखना है कि किस केस में डिस्टेंस क्या लेंगे, किस केस में स्पीड क्या लेंगे। अब ट्रेन के सवाल में ये किया आता है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है ट्रेन। ये प्लेटफॉर्म है आपका, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसका मान लीजिए 100 मीटर लंबाई। ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लीजिए 300 मीटर प्लेटफॉर्म, और ये ट्रेन। जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होगा। वो क्यों होगा कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के दरमियान जो डिस्टेंस और टाइम लेगा उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म का, ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म पूरी लंबाई है 100 से 300 मीटर, तो ये क्रॉस करने का टाइम हम स्टार्ट कब करेंगे, जब ये ट्रेन यहां पे आएगी, ठीक है। ये आपका इंजन का डब्बा और ये गार्ड का हो गया। जब ये इस पोजीशन में रहेगी कि ट्रेन यहां से चली प्लेटफॉर्म के इस सिरे तक, यहां जैसे ही पहुंची तो यहां से हम टाइम काउंट करना चालू करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म को अब टच कर दी है, अब ये प्लेटफॉर्म पे चल रही है। और प्लेटफॉर्म को क्रॉस किए हुए पूरा कब मानेंगे, जब ये ट्रेन इस पोजीशन में आ जाएगी। ये आपका इंजन का डब्बा हो जाएगा और ये गार्ड का, ये आपका। तो इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, यहां से अपन ने स्टार्ट किया, ठीक है। ये 300 मीटर क्रॉस किया, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, ये से लेके यहां तक। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में तय की गई दूरी, कैलकुलेशन स्टार्ट जब ट्रेन का इंजन इस प्लेटफॉर्म के इस सिरे को टच करेगा, और खत्म कब हो जाएगा क्रॉस पूरा, जब इस ट्रेन का गार्ड का डब्बा प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे को क्रॉस करने वाले पोजीशन पे आ जाएगा। तो तय की गई दूरी क्या होगा, ये इतना तो ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, सॉरी, यहां तक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई है और ये ट्रेन की लंबाई हो गई। ये कितना हो गया 300 मीटर और ये हो गया ट्रेन की लंबाई मान लीजिए 200 मीटर, ठीक है। नहीं, ट्रेन की 100 थी, 100 अपन ने लिखा था। तो एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करेगी पूरी तरह से, तो उस दरमियान तय की गई दूरी दोनों की लंबाई का एडिशन होगा। 100 मीटर प्लस 300 मीटर 400 मीटर। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन को 400 मीटर चलना पड़ेगा।
अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म की स्पीड तो कुछ है नहीं, ये तो स्टैटिक है। यहाँ केवल आपको ट्रेन का स्पीड दिया हो तो आप ये निकाल सकते हो कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अगर इसी में इसका स्पीड दे दिया होता 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 400 मीटर उसको चलना पड़ा, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो कितना सेकेंड में क्रॉस किया होगा? 40 10 सेकेंड। तो यहां फंडामेंटल क्लियर है। जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस कितना तय करती है? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की खुद की लंबाई। और चूंकि प्लेटफॉर्म तो स्टैटिक है, उसका कोई स्पीड होता है नहीं, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जो स्पीड ट्रेन की होगी वही उसमें डिवाइड कर देंगे, लेंथ जो भी है मीटर में आएगा या किलोमीटर में, तो उसमें हम जो इसकी स्पीड होगी ट्रेन की, जैसे यहाँ 40 था तो 40 से डिवाइड कर दिया, 10 सेकेंड में वो क्रॉस कर गया। क्लियर है? अब ये तो ये हो गया जिसमें कि डिस्टेंस है, दूसरे ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस है। पहले केस में था ट्रेन, दूसरे केस में था प्लेटफॉर्म। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिसकी खुद की लंबाई नहीं होती है, लंबाई तो होती है लेकिन इतनी होती है कि नेग्लिजिबल है, जिसको कैलकुलेशन में हम नेग्लेक्ट कर दे तो ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब वो क्या होता है? एक खराब व्यक्ति, स्टैटिक कोई व्यक्ति है, तो ट्रेन की तुलना में इसकी लंबाई हम मान के चलते हैं कि 0 है। एक बिजली का खंभा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिजली का खंभा, ये पोल। एक कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको ट्रेन कितने देर में क्रॉस करेगा, तो उस केस में डिस्टेंस में हम इस व्यक्ति की लंबाई नेग्लिजिबल मान के केवल ट्रेन की लंबाई कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से बिजली का खंभा या बिजली का पोल हो, उसको क्रॉस करने में ट्रेन कितना टाइम लगेगी, उस टाइम पे हम डिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो केवल ट्रेन की लंबाई को कैलकुलेट करेंगे, न कि इसकी लंबाई को, क्योंकि बिजली के खंभा बहुत कम इसकी लंबाई होगी, लंबाई चौड़ाई, उसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। एक और आता है, एक पुल को क्रॉस करना रहता है। कोई ब्रिज को कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो ब्रिज की कुछ लंबाई हो सकती है, ठीक है। ये पुल को मान लीजिए 200 मीटर है, पुल की लंबाई को अपन नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो इस केस में जैसे प्लेटफॉर्म के केस में हमने ऐड किया था लेंथ, वैसे ही पुल कोई ब्रिज को जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो उस केस में हम ये मान के चलेंगे कि दोनों की लंबाई जुड़ेगी, ट्रेन की लंबाई भी जुड़ेगी और पुल की लंबाई भी जुड़ेगी, और ट्रेन की जो स्पीड होगी उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा समय निकल जाएगा कि टाइम कितना लेगा उस पुल को क्रॉस करने में, ठीक है। ये कुछ ऐसे फंडामेंटल्स थे जो कि ट्रेन के सवाल में जब हम आगे के वीडियो में देखेंगे तो उसमें इन सारे जो बेसिक्स हमने आज देखे हैं उसका यूज होगा। और ट्रेन के सवाल ये मान के चलिए कि यदि आपने समझ लिया तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यदि नहीं समझ पाए तो इससे ज़्यादा टफ चैप्टर आपको अरिथमेटिक में शायद नहीं लगेगा दूसरा, क्योंकि ट्रेन के सवाल कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और जिसको समझ में आता है उसको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो बेसिक्स हमने सीखे हैं आने वाली वीडियो में उसका हम यूज करेंगे, और ट्रेन का सवाल का कोई भी क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आएगा तो हम उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और युवाम संस्था के द्वारा जो अभी कोरोना काल में गतिविधियां चल रही हैं, जिसमें कि हमारी संस्था भी कुछ प्रयास कर रही है कि जो भी संभव हो, जिस लेवल पे संभव हो, वो हम दूसरों को पहुंचा पाए, जिससे कि हमारे साथी, हमारे आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो सुरक्षित रह पाए। उसी सिलसिले में हमारे युवाओं के संस्थापक दादा के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था कुछ दिन पहले, और हमने रतलाम में ऑक्सीफ्लोमीटर की बहुत कमी हो गई थी, तो हमारे कुछ साथियों ने, जिसमें धर्मेंद्र मनवाड़िया जी हैं, उन्होंने बड़े ही तत्परता के साथ काम करके ऑक्सीफ्लोमीटर खुद से अपने साथियों के सहयोग से उस ऑक्सीफ्लोमीटर का निर्माण करा है, और वो ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त प्रदान की जा रही है। उसमें हमारे कई साथी इसका लाभ ले चुके हैं।
तो आपसे भी गुजारिश है कि आप रतलाम या उसके आसपास के एरिया में रहते हैं, ऑक्सीफ्लोमीटर की आपकी ज़रूरत हो, आपको भाप लेने की मशीन की ज़रूरत हो, वो भी युवाम संस्था की तरफ से बहुत ही 200-300 लोगों को अभी तक पहुंचाया जा चुका है, जो कई सारे मार्केट्स में अभी अवेलेबल नहीं थे और उनको ज़रूरत थी, तो उनको दिया जा रहा है। तो आप कोशिश कीजिए। अभी कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी परचेज किया गया है, जो कि कुछ दिनों बाद डिलीवरी हो जाएगी। तो ऐसे कोई साथी जिनको कि ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, तो ऑक्सीजन का भी वो सपोर्ट युवाम संस्था के हमारे रतलाम के जो साथी हैं, धर्मेंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं, दादा से संपर्क कर सकते हैं और ऑक्सीजन की उपलब्धता के हिसाब से वो उसकी सेवाएं ले सकते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि आप भी अपने आसपास के लोगों को जो भी जिस तरीके से भी हेल्प करना चाहते हैं, कर पाते हैं, ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि ये हम सभी के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम है और हम सभी को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समाज में अगर हम एक दूसरे को हेल्प कर पाएँ तो शायद कोरोना को हम हरा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।